Hello everyone, welcome to Skillful Saturday, an initiative by Bluepin. Bluepin is an online learning platform where you can learn different types of life skills and professional skills at your own learning style and the system. Today we are going to have the special guest with us, Mr. Sakal Jain. सकल जैन साहब आज हमारे बीच में है। सकल जैन एक मैकेनिकल इंजीनियर है, मास्टर कोच है पेरेंटिंग, कम्युनिकेशन स्किल और क्रिएटिविटी के, और आज तक इन्होंने लगभग 20,000 से ज्यादा पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों को इन्होंने पेरेंटिंग की काउंसलिंग की है, कोचिंग दी है। साथ ही ये उस टीम के भी हिस्सा रहे हैं जिसने 3500 ब्रेन डेवलपमेंट के टूल्स इजाद किए हैं जो कि बच्चों की क्रिएटिविटी और लर्निंग स्टाइल पे बेस्ड है। तो वेरी वेलकम टू सकल जैन सर, आपका थैंक यू सो स्वागत है मच। थैंक यू सो मच। ब्लूपिन स्किलफुल सैटरडे में। और आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूजफुल है और हमारे सबके जीवन के बहुत करीब है, पर्पसफुल पेरेंटिंग। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी मैकेनिकल इंजीनियर से एक कम्युनिकेशन स्किल और पेरेंटिंग कोच की जो रही है, उस जर्नी के बारे में बताइए सर। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर तो जैसे उस समय होता था कि केवल चॉइसेस दो ही होती थी कि डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। तो ठीक है, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। आई डिड माय इंजीनियरिंग एंड देन व्हेन आई गॉट मैरिड इन द ईयर 1992 एंड देन मेरे बेटे का मतलब आई रिमेम्बर दैट इन द ईयर 1998, इन द ईयर 88 आई फिनिश्ड माय इंजीनियरिंग एंड 98 में मेरा बेटा 5 साल का था, बड़ा बेटा, और छोटा बेटा 2 साल का था। तो उस समय उनके स्कूल में स्कूल एक यूनिक स्कूल था, वो केशव विद्यापीठ, जो कि इट वाज आइडिएटेड बाय 3 of our friends ओनली एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल। तो उसमें मेरे बेटे का एडमिशन कराया था हमने। तो उस समय वहाँ पे एक पेरेंटिंग की वर्कशॉप हुई थी। इट वाज अ रेसिडेंशियल वर्कशॉप, सैटरडे संडे। सो आई अटेंडेड दैट। एम आई विजिबल प्रॉपरली? 100% सर। ओके। तो वो जो वर्कशॉप हुई थी, वो 2 दिन की वर्कशॉप थी। उसमें बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने पेरेंटिंग के बारे में कि शुरू में तो लगा कि पेरेंटिंग के बारे में कोई क्या बताएगा हमें, इतनी कोई देयर इज नो साइंस इन इट। तो ठीक है, बच्चे पैदा होते हैं, बड़े करते हैं अपन, हम भी जैसे बड़े हुए, माता पिता ने माता पिता का कहना सुना, है ना, स्कूल गए, बस ऐसे ही बड़े हो जाते हैं और क्या। पर वो जो वर्कशॉप में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो ये करो, ये ना करो, ऐसा होना चाहिए, घर का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें से हमें बचना चाहिए। तो जब वो पूरा 2 दिन का वर्कशॉप हो गया और उसके बाद में 1-2 घंटे का एक सेशन था जिसमें इट वाज अ क्वेश्चन आंसर सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, या एक एक्सपीरियंस क्या रहा आपका, 2 दिन का एक्सपीरियंस क्या रहा, व्हाट वाज योर लर्निंग ड्यूरिंग दिस पेरेंटिंग वर्कशॉप। तो जब वो लर्निंग लोग अपनी लर्निंग के बारे में बता रहे थे, तो इट वाज अ टोटल रियलाइजेशन ऑफ मेनी थिंग्स। जैसे मैं भी जब खड़ा हुआ और बोलने को खड़ा हुआ, मेरी पत्नी बोलने के लिए खड़ी हुई, तो हम बोल ही नहीं पाते थे। मतलब इतने आंसू थे हमारी आंखों में, इतने रूंगे में गले थे हमारे, क्योंकि हमने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया था। मतलब हमको मालूम नहीं था कि हमने क्या गलती कर दी अपने बच्चों के साथ में। और मतलब वास्तव में कुछ पूछना चाहते थे, हम पूछ नहीं पाए। कुछ अपने एक्सपीरियंस सुनाना चाहते थे कि भाई हमने हमने तो ऐसा कर दिया, ऐसा करना था। तो ऐसा लगा कि कुछ बोल ही नहीं पाया मैं। और तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये जो अवेयरनेस होती है, छोटी छोटी चीजों की अवेयरनेस होती है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो ध्यान रखने के होते हैं, वो अगर हमें ध्यान नहीं रहे तो कैसे कैसे ब्लंडर्स हम एक जिंदगी के साथ कर सकते हैं, कर देते हैं। तब मुझे मन में लगा कि यार मुझसे ऐसी गलती हुई है ये। तो कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिन मतलब अधिकतर पेरेंट्स ऐसे हैं, मैं तो कहूँ कि 99% पेरेंट ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं कि पेरेंटिंग क्या होती है। और एक बच्चों को अगर हम इस पेरेंटिंग के बारे में अवेयरनेस नहीं हुई हमें, क्या, तो हम अनजाने में, है ना, जानबूझ के कोई पेरेंट गलती नहीं करता। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा संस्कारवान बने, अच्छा नागरिक बने, अच्छा सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बने, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड सक्सेसफुल पर्सन बने। सो नोइंगली नो वन डज दिस, बट क्योंकि मालूम ही नहीं है तो फिर बस जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो
जमाने में दुनिया में चल रहा है वैसे ही हम कर जाते हैं। तो बस मेरे मन में एक पीड़ा ये उत्पन्न हुई कि बस मैं जो मुझसे गलती हुई है ना वो किसी दूसरे पेरेंट से ना हो। बस उसके बाद फिर वो कहीं मैं गया, बातचीत हुई, फिर किसी ने सुना, ऐसा करते करते मेनी स्कूल्स, मेनी प्लेसेस, बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स होते हैं कॉलोनी में या कोई सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, स्टेजेस पे, हर जगह फिर मैंने पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स की। तो ठीक है, मतलब एक तरह से एक बड़े इतने विशाल समुद्र में एक छोटी सी बूंद जैसा प्रयास है मेरा। बट ठीक है, आई हैव बीन एबल टू ब्रिंग दिस अवेयरनेस टू thousands of parents till now. So this is how it has been. बस मैं भी जैसे आज कई लोग इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको भी इस सेशन के एंड में दे विल रियलाइज दैट व्हाट एग्जैक्टली इज पेरेंटिंग. So that is how I realized, and then the journey began of me becoming a parenting coach or parenting advisor. वंडरफुल जर्नी सर। Thank you. बिल्कुल, जो आपने महसूस किया और उस महसूस को बहुत से लोग तो महसूस करके भूल जाते हैं, लेकिन आपने उस महसूस जब किया आपने तो उसके सोल्यूशन की तरफ आपका ओरिएंटेशन था। और आज आप जिस Absolutely. मुकाम पे है कि 20,000 से ज्यादा आपने पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों को आपने कोच किया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, इसी पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूं कि जो पेरेंटिंग आपने बोला कि हम बहुत बार सुनते हैं कि पेरेंटिंग पेरेंटिंग, तो ये पेरेंटिंग एक्चुअल में है क्या? और अभी जैसा हम देखते हैं कि पिछले 5-7 सालों में ये शब्द हमको बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है, तो ऐसा क्यों है? हम भी छोटे से बड़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी हमारी पेरेंटिंग की है, तो ये अभी 5-7 सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये शब्द इतना ज्यादा हर एक की जुबान पे है? देखिए क्या होता है कि जब बच्चों पे कुछ विपरीत असर है ना, जो जो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। जैसे क्या था कि पहले बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताते थे, है ना, साथ में फैमिली के साथ में जाते थे, चीजों को शेयर करते थे आपस में, और अच्छे से अच्छा बिहेवियर था, रेबेलियन टाइप के नहीं थे, है ना, और या ड्रग्स नहीं लेते थे, ठीक है, सिंपलिसिटी से जीते थे। तो इस तरह की जो चीजें होने लगी समाज में, है ना, कि ये बच्चे ऐसे कैसे हो गए। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, यूएसए के एग्जांपल है कि वहां पे मैक्सिमम इनोवेशंस होते हैं इसराइल और यूएस में। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कुछ पिछले कई सालों में वहां पे इनोवेशंस होना कम हो गए, है ना, नई चीजें इनोवेट होना कम हो गई। तो फिर ये एक अलार्म बेल था वहाँ के रिसर्चर्स के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, थिंकर्स के लिए, कि क्यों हो रहा है ऐसा, इनोवेशंस कम क्यों हो रहे हैं। तो उसके बारे में उन्होंने कई लोगों से उन्होंने पूरे देश भर में मिलना जुलना शुरू किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पेरेंट्स से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, इन सब सब लोगों से मिलना शुरू किया। और 1.5 साल के मेहनत के बाद उन्होंने ये रियलाइज किया कि इनोवेशंस कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बच्चों को स्कूलों में जब गलती करते हैं वो, तो उनको पनिशमेंट मिलता है या पेनल्टी लगती है। तो क्या हुआ कि बच्चों को गलती करने से डर लगने लगा। अब गलती गलती करेंगे नहीं तो फिर इनोवेशन कैसे करेंगे? भाई एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट तो अधिकतर एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं, कुछ उसमें से सक्सेसफुल होते हैं। जैसे अपन सुनते हैं उनका, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, थॉमस अल्वा एडिसन का, कि उन्होंने 990 एक्सपेरिमेंट्स किए, सब फेल थे, लेकिन फिर उसके बाद ही ये नंबर 991 आता है ना। अदरवाइज इफ यू डोंट फेल यू कांट सक्सीड। तो देखो जो इफेक्ट था कि बच्चों का इनोवेशन कम हुआ, लेकिन उसका जो सोर्स था, जो उसका कॉज था, वो क्या था कि स्कूल में बच्चों को गलती करने पे पनिशमेंट मिलती थी, दैट वाज द कॉज। अब यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। जो इफेक्ट है वो क्या है? द चिल्ड्रन आर आइसोलेटेड, चिल्ड्रन फील आइसोलेटेड, चिल्ड्रन अलूफ रहते हैं, चिल्ड्रन माता पिता की बात मानते नहीं है, वो रेबल टाइप का एटीट्यूड करते हैं। अधिकतर कई बच्चे देखे मैंने, ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, देर को रात को आते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं सुनते नहीं है। अब जब ये इफेक्ट आए तो लगा कि कहीं ना कहीं कुछ कॉज होना चाहिए। अब वो कॉज सीधे आता है, फिर वो पेरेंटिंग पे आता है। क्योंकि देखो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा जब 5 साल तक का बच्चा जब होता है, 0 to 5,
पैदा होने से 5 साल तक, या मैं तो कहूँ कि 9 महीने गर्भ के भी मान लो, तो वो भी अपन मिला के तो 6 साल होते हैं। तो ये 6 साल का पीरियड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ। इसमें कहीं हमसे चूक हुई तो वो फिर जिंदगी भर के लिए वो उसका जो इफेक्ट है वो होता है। तो बेसिकली दिस इज पेरेंटिंग, कि जो 6 साल तक हमें बच्चे को कैसे पालना चाहिए। ठीक है, 6 के बाद भी 12। एक चाणक्य का बहुत अच्छा श्लोक है इसमें, कि लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, है ना। लालयेत जी। पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तू षोडशे वर्षे। षोडशे वर्षे मतलब 16 साल का जब हो जाए तो पुत्रम मित्रम समाचरेत। इसका मतलब ये होता है कि लालयेत पंचवर्षाणि, 5 साल तक बच्चे का बिल्कुल लालन पालन पालन बहुत लाड़ प्यार से, बिल्कुल जैसे कोई राजा हो घर का, ऐसा होना चाहिए, है ना। 10 वर्ष, उसके उसके बाद के 10 वर्ष मतलब 16 साल की उम्र तक उसको ताड़न करना चाहिए, मतलब उसको एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। और उसके बाद फिर मित्रवत व्यवहार होना चाहिए उसका। तो ये पूरे चाणक्य का श्लोक है, ये 3 स्टेजेस में, 0 to 6, 6 to 16, एंड देन ऑनवर्ड्स। सो दिस इज हाउ पेरेंटिंग इज अबाउट। एंड पेरेंटिंग का अपन और मैं सरल कर दूं इसको, अगर हम पेरेंटिंग को मैं, तो एक जो बागवान होता है ना, माली होता है बगीचे में, अपन सोचें कि एक वो बीज बोता है, बीज को बोता है तो छोटा सा एक गड्ढा करता है मिट्टी में, है ना। उसको मिट्टी को थोड़ा सा फिर वो भुरभुरी करता है, हल्का सा पानी खाद डालता है और उसमें बीज डाल के उसको दबा देता है, राइट। तो उसने क्या किया, बीज डालते समय भी एक अच्छा वातावरण दिया उस बीज को कि वो उग जाए वो। फिर उसमें से एक पौधा, छोटा सा पौधा उगता है ना। फिर पौधा उगता है तो क्या करता है वो माली, फिर उसके आसपास वो निंदाई करता है, पानी देता है, अच्छे से उसको धूप मिल जाए, अच्छे से उसको हवा मिल जाए, कोई बकरी या कोई गाय उसको खा नहीं जाए, इसके आसपास वो लगाता है कुछ, एक रोक लगाता है, बागड़ लगाता है। तो अल्टीमेटली ये माली कर क्या रहा है, माली उस बीज को, उस पौधे को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहा है बस। अ गुड एटमॉस्फेयर इज गिवन बाय दैट गार्डनर, सो दैट वो पौधा फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़ा होते होते पेड़ बन जाता है। माली को देखा कभी आपने कि वो उस पौधे की या पेड़ की टहनियों को खींच रहा है, या पत्तियों को बिल्कुल स्ट्रेच कर रहा है ताकि जल्दी से बड़ी हो जाए, या उसके तने को खींच के लंबा कर रहा है कि भाई जल्दी से बड़ा हो जाए, इसमें कुछ ज्यादा बड़े बड़े फल लग जाए या एकदम से एनर्जी आ जाए, नथिंग एट ऑल। सिंपली द गार्डनर इज गिविंग अ गुड एटमॉस्फेयर टू द प्लांट टू ग्रो। बस तो यही काम हमारा पेरेंट्स का है, एक अच्छा सा वातावरण दें हम उसको। और सबसे, और वातावरण कहाँ दें, क्योंकि घर पे देना है वातावरण, तो बाकी जब वो स्कूल जाएगा तो फिर स्कूल का वातावरण अच्छा होना चाहिए, वो अलग एक इशू है। बट बेसिक चीज पहले तो, क्योंकि 6 साल तक थोड़ा सा ये जाने हम पहले, कि ये 6 साल तक के बाद में क्या कर रहा हूं मैं। ये चलो ठीक है, आपका आपका क्वेश्चन को, लेट मी स्टिक टू योर क्वेश्चन, व्हाट इज पेरेंटिंग। सो पेरेंटिंग इज बीइंग लाइक अ गार्डनर हु प्रोवाइड्स अ राइट एटमॉस्फेयर फॉर द प्लांट टू ग्रो। एंड इसी तरह से एक पेरेंट्स को भी, माता पिता को भी एक घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रखना चाहिए। ये पेरेंटिंग है, बस सिंपल। अब घर का एटमॉस्फेयर क्या अच्छा हो उसकी और बात करते हैं आगे अपन। वंडरफुल सर। आपने जो ये एज गैप आपने बताया कि भाई 0 to 6, फिर 6 + 10 16 ईयर्स, और उसके बाद की फिर जो लाइफ है, तो ये जो सेगमेंट डिसाइड हुआ है सर, इसके हम्म। पीछे कोई साइंस है या फिर जस्ट कोई कैलकुलेशन है इसके पीछे? नहीं, देखो कैलकुलेशन तो नहीं है, ये साइंस ही है, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट साइंस है ये। देखिए 3 चीजें हैं इसमें, ये समझ लें हम पहले, तो फिर हमको अपना विषय समझने में बड़ा, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। पहली बात तो ये कि 85% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड वो 5 साल तक की एज तक पूरा हो जाता है। ये साइंटिस्ट बोलते हैं, ये आपको, ये हॉर्लिक्स और बोर्नवीटा और जितने भी जो आते हैं ये एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों के लिए, उन सब में मिल जाएगा आपको कि 85% ऑफ द चाइल्ड्स ब्रेन गेट्स डेवलप्ड टिल द एज ऑफ 5। अब सोचिए आपकी 85% तक का डेवलपमेंट जब हो रहा है वो, तो डेफिनेटली दिस एज इज वेरी वाइटल, एक्सट्रीमली वाइटल, है ना। क्योंकि बाद में केवल 15% बचता है पूरी उम्र के लिए। 5%, तो 5 साल तक तो 85% हो चुका है। अब ये, जब ये डेवलपमेंट 85% होता है तो ये होता कैसे है,
क्या होता है कि हमारे ब्रेन में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स, हम जब पैदा होते हैं या गर्भ में होते हैं तो बिल्कुल फ्री घूमते रहते हैं, दे आर फ्रीली रोमिंग इनसाइड योर ब्रेन। लेकिन जब हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं, जब बच्चा एक्टिविटी करता है, उसमें भी फिर 5 सेंसेस हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, इसकी एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत सारी, जो आप बताया आपने ना कि 3,500 एक्टिविटीज डेवलप की हैं। वो सब एक्टिविटीज यही है, सब एलिमेंट्स की और सेंसेस की, पांचों इंद्रियां हमारी और पांचों एलिमेंट्स, जो सूर्य, आकाश, जल, पृथ्वी और वायु, इनके इनकी एक्टिविटीज करता है जब बच्चा। तब ये न्यूरॉन्स, क्या होता है कि न्यूरॉन्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं, और जितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है, जितनी स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, उतना ब्रेन का डेवलपमेंट शार्प होता है। ये वायरिंग, ब्रेन की वायरिंग बोलते हैं इसको। तो उस 5 साल में उस बच्चे को मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड 5 सेंसेस देना चाहिए। दिस इज द साइंस बिहाइंड द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। और ये काम कौन करेगा? देखो, शुरू में 1 साल, 2 साल, 3 साल ये बच्चा घर पे ही है, तो ये काम पेरेंट्स और घर वाले ही करेंगे, है ना? सो दिस इज वेयर पेरेंटिंग एंड दिस साइंस गेट्स रिलेटेड टू ईच अदर। दूसरी बात यह है कि जो ये बात समझने की कि 5 साल का बच्चा एक सीसीटीवी कैमरे के समान होता है। जैसे आप सीसीटीवी कैमरा चालू हालत में अगर हो, है ना, नॉर्मली बंद रहते हैं, तो चालू हालत में हो तो क्या होता है कि वो हर चीज देखता है, कोई भी चीज उससे मिस नहीं होती है उससे। इसी तरह से आपका बच्चा भी है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा जो 5 साल तक का है, वो सब कुछ देख रहा है। आप आपस में कैसे बातें करते हो, आपके घर पे जो मेड आती है उससे आप चिल्ला के बात करते हो कि सम्मान पूर्वक बात करते हो, आपके घर में जब गेस्ट आते हैं तब आपकी रिएक्शन क्या होती है, या चले जाते हैं तो क्या होती है ना? आप उनके पीठ पीछे क्या बातें करते हो, आप फोन पे किसको क्या बोल रहे हो और क्या एक्शन कर रहे हो। क्या आपने आप बोल रहे हो कि ठीक है मैं बस निकल ही रहा हूँ, और आप आधे घंटे बाद निकलते हो, है ना? तो वो झूठ आपका जो है वो बच्चा पकड़ रहा है, देख रहा है वो, है ना? आपको आपको कुछ, वो कहीं जा रहे हैं बाजार में, तो घर पे क्या बोल के जा रहे हैं, पेरेंट्स से आप कैसा बिहेव करते हो अपने, है ना? सो दिस इज ऑल, जो सब चीजें हैं वो सब बच्चा देख रहा है। और ये बच्चा देख रहा है मतलब सब बच्चा देख रहा है, उसके दिमाग में सारी चीजें रजिस्टर हो रही हैं। 5 साल तक पूरा घड़ा भरता है उसका ये इंफॉर्मेशन का। दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन ही इज गैदरिंग ड्यूरिंग दीज ईयर्स। और इसके जो परिणाम निकलते हैं वो निकलते हैं फिर छठे, सातवें, 7, 8, 9, 10, और फिर आगे निकलते हैं वो परिणाम उसके। ये सब रजिस्टर हो रहा है उसके दिमाग में। तो दूसरी बात जानने की ये है कि ही इज लाइक अ सीसीटीवी कैमरा, है ना? और तीसरी बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वो इस समय, पूरा समय, अधिकतर समय वो घर पे ही बिताता है ना? तो अब सोचिए, इन सबको रिलेट रिलेट करें अपन कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट, सीसीटीवी कैमरा, एंड मैक्सिमम टाइम स्पेंट एट होम। सो दिस ऑल वंस अगेन ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट दैट घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होना कितना जरूरी है, राइट? स्कूल और कॉलेज तो बहुत बाद में आएंगे। मैक्सिमम जो हमारा फोकस होना चाहिए ना, मैक्सिमम हमारा एफर्ट जो लगना चाहिए, वो इसी एज में लगना चाहिए। जबकि वो लगता कब है? हायर एजुकेशन में लगता है। अगर हमने ये 5 साल संवार लिए ना, 5 साल में हमने अपना घर के एटमॉस्फेयर पे और अपने बिहेवियर पे ध्यान दे लिया, तो फिर आपको बाद में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस इज वॉट आई फील, and this is what is proven scientifically all over the world. It is nothing new I am speaking about, right? I hope you वंडरफुल। got this science. Hmm. बिल्कुल सर। पेरेंटिंग पेरेंटिंग ये शब्द हम अमूमन हर दिन सुनते हैं इस चीज को, लेकिन इतने सिंप्लिसिटी से जो आपने और इतने डिटेल में जो आपने समझाया, वैसा तो मैंने अभी तक नहीं समझा था और ना सुना था। तो सर बहुत ही बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया सर इस चीज को। इसी बातचीत को सर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि आजकल हम, जैसा आपने बताया कि भाई 85% जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, और बच्चा सबसे ज्यादा समय जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ में और अपने घर में बिता रहा है। पहले जो हमारा इंडियन फैमिली सिस्टम होता था, उसमें एक बड़ा परिवार होता था, एक ज्वाइंट फैमिली होती थी जिसमें दादा दादी भी है, चाचा चाची भी है, और तमाम सारे रिश्ते होते थे। और उन सब के बीच बच्चा जो है वो बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब करता था, सीखता था। लेकिन आज के समय में हम
जो सिचुएशन बिल्कुल फ्लिप हो गई है कि ज्वाइंट फैमिलीज वो बिल्कुल ना के बराबर रह गई है और न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही है। और ऐसे समय में ये पेरेंटिंग जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, और ये चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाता है अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग है। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें पेरेंटिंग को हमें किस तरीके से करना चाहिए सर? अब मैं थोड़े से टूल्स और टेक्निक पे आना चाह रहा हूँ। एक तो जो आप प्रॉब्लम्स आपने महसूस की है, जो अभी जनरल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम धीरे धीरे कैसे केटर करें, इन चीजों पे थोड़ा सा आप शेडलाइट कीजिए सर। देखो आपने जो कहा ना बात, बिल्कुल ये सब, ये दिस इज वेरी वेल नोन कि न्यूक्लियर फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं दे आर फार बेटर देन, सॉरी सॉरी, द जो जॉइंट फैमिलीज के बच्चे होते हैं दे आर फार बेटर देन द न्यूक्लियर फैमिलीज। अनफॉर्चुनेटली देखो क्या होता है कि आप, ये भी फैक्ट है कि आजकल जॉइंट फैमिलीज तो बहुत कम बची है ना। तो आप अपन ये तो सोच नहीं सकते कि यार वो काश जॉइंट फैमिलीज होती तो बच्चे कितने अच्छे इवॉल्व होते या नर्चर होते हैं। ठीक है, वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट कि न्यूक्लियर फैमिलीज तो है अब ना, जॉइंट फैमिलीज को लाना फिर से इट्स अ ह्यूज टास्क। वो तो फिर जनरेशन लगेगी उसके अंदर, है ना। जैसे हम लोग क्या, हम लोग कई बार आई गो टू सर्टन कॉलेजेस फॉर इंटरव्यूज, कई कंपनीज में जाता हूँ मैं इंटरव्यू लेने के लिए, आई एम कॉल्ड फॉर दैट। तो अगर उसके रिज्यूमे में, उसके सीवी में ऐसा लिखा है कि वो ही लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली, ऐसा बोलता है वो, जैसा बोलता है ना कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। सो व्हेन ही सेज दैट आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, तो ये मान लो कि आधा काम तो उसका हो गया, ऑलमोस्ट ही इज सिलेक्टेड। क्यों क्यों क्योंकि एक जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ बच्चा बहुत टॉलरेंट रहता है, शेयरिंग, उसके शेयरिंग करता है, वो टीम वर्क उसका अच्छा रहता है ना, उसमें बहुत सारा पेशेंस अपने आप डेवलप हो जाता है। सो मेनी उसके जो वर्च्यूज होती हैं, उसकी क्वालिटीज होती हैं, वो बहुत सारी तो जॉइंट फैमिली में रहने के कारण से ही नर्चर हो जाती हैं। बट स्टिल द फैक्ट इज दैट वी आर नाउ living in nuclear families, and majority of the families both are working। तो द चैलेंज इज इवन मोर, क्योंकि घर कोई ये ईंट पत्थरों का घर तो नहीं होता है, वो इंसानों से बनता है, लोगों से बनता है, माता पिता से बनता है ना। तो अब क्या होना चाहिए इसमें? तो ठीक है, जितना भी टाइम हमको मिलता है उसमें, है ना। तो कुछ चीजें अपन देखते हैं अपन। मैं थोड़ा सा अपना, आई हैड मेड अ प्रेजेंटेशन, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट। तो जैसे एक तो ये है कि हमको टाइम कम मिलता है बच्चों के साथ में, राइट। वी गेट लेस टाइम विद द चाइल्ड। सो व्हाट आई फील दैट जितना भी टाइम मिलता है हमको बच्चों के साथ में, उसको कैसे बिताएं। चलो ठीक है, टाइम कम मिलता है तो मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है तो कैसे बिताएं। अब ऐसा नॉर्मली अपन जब बात करते हैं तो ऐसा सुनने में आता है कि वी शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद अवर चिल्ड्रन। एंड व्हेन आई आस्क पेरेंट्स कि ठीक है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको करना चाहिए, और तो क्वालिटी टाइम की डेफिनेशन क्या है, तो दे आर क्लूलेस। क्वालिटी टाइम मतलब करें क्या उसके अंदर, कुछ एक्टिविटी नहीं है, फिर उसको मोबाइल दे दिया, वो मोबाइल देखता रहता है, टीवी पे कार्टून चला दिया। क्योंकि देखो पेरेंट्स को भी क्या है कि मी टाइम चाहिए अपना, वो भी ऑफिस से आते हैं शाम को खाना ना खा के कुछ, दे वांट टू स्पेंड टाइम विद देमसेल्व्स, फिर बच्चे के साथ टाइम बिताने का टाइम कहाँ मिलता है। तो कुछ छोटी छोटी, आई विल टेल यू 5 T's, जो बहुत एक कॉमनली हमको ध्यान रखना चाहिए कि पेरेंटिंग करते समय इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो पहला टी है टोकना। मैंने हिंदी इंग्लिश को मिक्स किया है उसको। हम हर चीज में बच्चे को टोकते हैं, है ना, माता हो या पिता हो, कि भाई ये मत करो, उस खिड़की के पास में मत जाओ, उसको हाथ मत लगाओ, ये ऐसे मत बैठो, ये कपड़े ऐसे मत फेंको, है ना। तो हम कई चीजों में, छोटी छोटी बातों में उसको टोकते हैं कि जोर से मत दौड़ो, ठीक है ना। तो टोकना तो बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि वो ना 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 सुनते सुनते ही बड़ा होता है वो, है ना। स्कूल में भी उसको ऐसे ही करते हैं कि डोंट डू लाइक दिस, डोंट सिट लाइक दिस, व्हाई डोंट यू डू दिस। सो यू नो द चाइल्ड इज ऑलवेज, ही इज लिसनिंग टू सो मेनी डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, बजाय उसके बताएं उसको कि कैसे करें। बेटा जरा धीरे चलो, चलो इधर आके बैठ जाओ, है ना। जैसे अभी मेरे एक भाई का बेटा आया हुआ है यूएस से, 10 साल की उम्र है उसकी।
अब क्या, वो कुछ आईपैड पे कुछ गेम वेम खेल रहा था, करीब 1.5 घंटे से खेल रहा था वो। देन आई टुक हिज आईपैड, मैंने कहा ठीक है, योर डिजिटल टाइम इज नाउ ओवर। और मैंने उसका आईपैड लेके और अलग रख दिया मैंने उसको। अब क्या, ये अमेरिका के बच्चे हैं, थोड़े से ज्यादा स्मार्ट है, तो बोलता है, सो बड़े पापा, व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ, व्हाट एम आई सपोज टू डू। तो सचमुच में भी आई हैड नो आंसर टू इट। चलो मैं डिजिटल टाइम मेरा खत्म करता हूँ, आई कीप माई आईपैड असाइड, बट व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ। तो मैं बोलूँ फिर चलो खेलते हैं अपन, तो बोले चलो खेलते हैं। सो नाउ आई हैव टू गो विथ हिम टू प्ले, आई हैव टू फाइंड अ फ्यू पीपल टू प्ले विथ हिम। फुटबॉल हो, कुछ बॉल हो, टेबल टेनिस हो, जो मैं मेरे पास में जो भी खेल सकता हूँ मैं, है ना। तो वो मेरे पास पूरी व्यवस्था होना चाहिए, देन ओनली आई कैन आस्क, अदरवाइज तो मैं बोलूंगा कि तेरा मोबाइल दे दे वापस से। तो उसका क्वेश्चन यही आएगा कि मैं अब करूँ क्या मैं, व्हाट शुड आई डू, आई एम गेटिंग बोर्ड। तो है ना, उसको टोकना बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरा चीज होती है कि उसकी दूसरों से तुलना बिल्कुल नहीं करना। सेकेंड टी, कंपैरिजन, सबसे घातक है ये। हम देखो कैसी छोटी छोटी बातों में, जैसे मुझे खुद को ध्यान है कि जब हम छोटे थे, जब बस बोलते क्या थे, देखो वो लालू कितनी जल्दी नहा लिया, नहा के बिल्कुल राजा बेटा बन गया, तुम कितनी देर, तुम तो नहाए नहीं अभी तक। या उसने कितनी जल्दी खाना फिनिश कर लिया, तुम तो धीरे धीरे खा रहे हो। या उसने कितनी जल्दी अपना होमवर्क कर लिया, तुमने करा ही नहीं। बहुत बाद में तो नंबर फिर यह भी आता है कि उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, तुम्हारे कितने नहीं आ रहे हैं। उसका तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा तो, तुम तो कहीं के नहीं रहे। और कितने ही सुसाइड्स मैंने अपने परिवार में देखे हैं इस कंपैरिजन के कारण से। क्योंकि देखो, नो वन इज अलाइक, सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं, है ना। सचिन तेंदुलकर की अपनी खूबी है, तो अरिजीत सिंह की अपनी खूबी है, लता मंगेशकर की अपनी खूबी है, तो कपिल देव की अपनी खूबी है, रतन टाटा की एक बिजनेसमैन है, तो पंडित रविशंकर एक आर्टिस्ट है ना। अब ये जैसे बोलते हैं ना कि एक फिश है और एक गिलहरी है। अब गिलहरी सोच ले कि मैं भी तैरूं पानी में, तो वो मुश्किल में पड़ जाएगी। और फिश सोच ले कि मैं भी पेड़ पे चढ़ जाऊं, तो वो सोचेगी मुझ में तो कुछ खामी है इसमें, आई एम मिसिंग समथिंग इन माय वर्च्यूज इन माय लाइफ। तो नो टू क्रीचर्स आर अलाइक, सो नेवर टू कंपेयर बिटवीन टू एट ऑल। ये बिल्कुल कसम खा लेना चाहिए कि तुलना बिल्कुल नहीं करेंगे हम। बच्चे को टोकेंगे नहीं कि क्या नहीं करना, नहीं बोलना है, क्या करना है, राइट। फिर टेलिंग लाए, ये तीसरा टी है ये। हम बच्चे से बहुत झूठ बोलते हैं, है ना, कि चलो हम अभी आधे घंटे से आते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जरा हम बता के आते हैं, है ना, तुम घर पे रुको। जबकि जा रहे हैं आप कहाँ, पिक्चर में जा रहे हैं, 2 ढाई घंटे गायब है आप। या उसके सामने झूठ बोलते हैं किसी से, है ना, कि हमें आपको जैसे पेमेंट करना है किसी को, या जैसे बोल दो डैडी घर पे नहीं है, वेरी क्लीशे टाइप ऑफ डायलॉग, कि घर पे नहीं है, बोल दे रहा फोन उठा के। अब मम्मी से बोल दिया डैडी ने कि बोल दो घर पे नहीं है, मोबाइल घर पे भूल गए हैं। अभी बच्चा सुन रहा है, तो ना तो उससे झूठ बोलना, ना उसके सामने झूठ बोलना किसी से भी। तीसरा, चौथा है थ्रेटन, टी, फोर्थ टी इज थ्रेटन। उसको हम डराते हैं बच्चे को। जैसे नॉर्मल हो, क्या होता है, बच्चा जब छोटा होता है तो क्या करते हैं हम, कि उससे झूठ, उससे उसको डराते हैं, धमकाते हैं कि जल्दी से दूध पी लो, खाना खा लो, नहीं तो पुलिस आ जाएगी, या डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर सुई लगाएगा, है ना, भूत आ जाएगा, वो काली कोठरी में बंद कर देंगे तुमको, वरना, है ना। बहुत होता है ऐसा। शायद अब कम होता है, लेकिन पहले तो बहुत होता था ऐसा। फिर भी हम धमकाते तो हैं सी, है ना, कि वो पापा आएंगे तो पापा को मालूम पड़ जाएगा ना कि तुमने होमवर्क अभी तक नहीं किया है, देखो तुम्हारी कैसी पिटाई लगाएंगे, देखना वो। बोलते हैं हम ये। अब ये, क्योंकि अब वो पापा आए, पापा तो कोई पिटाई लगाए ही नहीं, तो बच्चा बोलता है फालतू धमकाते हैं, तो, है ना। तो फिर वो आपकी जो बातों का असर भी कम हो जाता है, एंड दिस इज नो वे टू नो कन्विंस अ चाइल्ड फॉर डूइंग समथिंग, नो थ्रेटनिंग एट ऑल। और पांचवा टी है टेम्प्ट करना, उसको लालच देना। जैसे अपने देखा है कई जगहों पे कि ये तुमने अगर 75% मार्क्स से ज्यादा ले आए तो तुमको बाइसिकल देंगे, 85% ले आए तो तुमको मोटरसाइकिल ला के देंगे, या तुमको ये कर देंगे, तुमको एक ट्रिप ले जाएंगे कहीं बढ़िया बाहर, है ना। सो वी ऑलवेज टेम्प्ट, उसको लालच देते हैं हम, कि जल्दी से नहा लो तो तुमको एक टॉफी मिलेगी। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होती है उसकी बचपन में, है ना, शुरुआत छोटे से ही होती है, कि चलो जल्दी से अपन ये होमवर्क कर लेते हैं, फिर अपन
घूमने चलेंगे, या फिर थोड़े बड़े हुए तो अपन पिक्चर चलेंगे बढ़िया, या कहीं वाटर पार्क में जाएंगे, ये कर लो तो ये करेंगे, ये कर लो तो ये करेंगे। जैसे हमने छिछोरे मूवी देखी होगी, उसमें सब बोलता है वो कि तुम बढ़िया, अच्छा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो अपन बढ़िया पार्टी करेंगे। ये लालच है है ना। तो फिर क्या होता है कि वो बस उसकी आदत ही ऐसी हो जाती है। सो दीज आर द 5 T's विच वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम, हमें इनसे बचना चाहिए। तो टोकना, तुलना करना, टेलिंग लाई, थ्रेटनिंग एंड टेम्पटिंग, ये पांचों से बिल्कुल परहेज। तो ये देखो, जितना भी टाइम मिला है हमें उसके साथ में, तो उसमें हमको ये नहीं करना है, तो फिर करना क्या है? करना क्या है? जैसे आपने पूछा था कि ठीक है अब करें क्या, है ना, ये तो ये नहीं करना है, अब करना क्या? तो करने के लिए बहुत सिंपल चीजें हैं। सबसे पहली चीज आती है उसके साथ प्ले करना। यू हैव टू प्ले विथ हिम, द चाइल्ड, हिम और हर, है ना। अब प्ले करने जाएंगे तो अब समस्या मालूम क्या आती है कि प्ले करते समय क्या खेलें, क्या मतलब जो बाजार में टॉयज आते हैं उसमें खेलें, या एवरी क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि उनके साथ खेलना है आपको, तो आपको ये पांचों सेंसेस और पांचों एलिमेंट्स, है ना, इसके सैकड़ों एक्टिविटीज, हजारों एक्टिविटीज होती हैं इसकी, और हर एज के लिए अलग अलग होती हैं वो। तो उसका आइडिया होना जरूरी है। अब उसका आइडिया सबको होता नहीं है। नो वन इज सो नो इंफॉर्मेट वेल इन्फॉर्म्ड एंड नॉलेजेबल टू नो अबाउट दीज एक्टिविटीज। पर ठीक है, इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो उसके साथ आप खेलो, बहुत खेलो, है ना, बच्चों के साथ खूब खेलना चाहिए। दूसरा, उनको स्टोरीज सुनाए हम। जैसे देखो, जैसे कि एक माँ है या एक पिता, हमने देखा होगा कि जो हम जब बचपन में अपने माता पिता के साथ या अपनी दादी के साथ या नानी के साथ सोते थे, तो वो बोलते ही उसको है कि दादी नानी की कहानियां, इतनी कहानियां सुनाते थे। जैसे हमारे डैडी, वो रोज ढेरों कहानियां सुनाते थे, और सब बिल्कुल छोटी छोटी सी कहानियां, और हमको मालूम भी नहीं थी कहाँ से लाते हैं कहानियां ये। तो कहानियां सुनाना। अब दिक्कत क्या आती है कि कहानियां हमको तो आती ही नहीं है। अब वही खरगोश की कहानी और वही चिड़िया की कहानी तो सब पुरानी हो गई अब तो कहानियां सुनाने के लिए हमें कहानियां पढ़नी पड़ेंगी। विल हैव टू रीड स्टोरीज। और देखो, आजकल तो क्या स्टोरी बुक्स लाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो नेट पे आपको कई स्टोरीज मिल जाएंगी। अब आप बोलोगे कि स्टोरीज क्या सुनाना बच्चों को, बच्चों तो आजकल वो देखते हैं, कार्टून फिल्म्स देखते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट। बट आई टेल यू, इफ यू स्टार्ट टेलिंग योर चाइल्ड स्टोरीज, स्टोरीज रिसाइट करना शुरू कर दोगे ना आप, तो बच्चा वो कार्टून भूल जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, माता या पिता, उसको कहानियां सुनाएं। और कहानियां भी बहुत तरह की होती हैं। ये जो नैतिक कथाएं होती हैं, या जो महाभारत की कथाएं होती है, रामायण की होती हैं, अकबर बीरबल की होती हैं, फिर बड़े हो जाए तो अपने जो जो शिवाजी की कहानियां हैं, और इस तरह की कई कहानियां होती हैं, है ना। रशियन में अलग कहानियां होती हैं, उनका अलग एक चलता है। कोरियन स्टोरीज अलग होती हैं, है ना। सऊदी अरेबिया वगैरह की अलग कहानियां होती हैं। देर आर सो मेनी मिलियंस ऑफ स्टोरीज। बच्चों को खूब कहानियां सुनाओ आप। और एक और भी चीज है, कहानियों का भी, जैसे हम लोगों ने क्या किया हुआ कि कहानियों का भी एक सिलेबस बनाया हुआ है। एक 1.5 साल तक का बच्चा है, 2 साल तक का बच्चा कैसी कहानी सुनना पसंद करता है, फिर 4 साल तक का कैसी करेगा, फिर ये अगले 1 साल तक कैसी होना चाहिए, क्योंकि बच्चा भी बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। तो उसको भी कहानी अलग उस तरह से सुनाई जानी चाहिए। एंड दिस एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इफ यू सर्च फॉर इट, टेक सम पेन, तो सारी स्टोरीज आपको किस लेवल पे क्या होना चाहिए आपको मिल जाएगी वो। बस स्टोरी सुनाना आपको है। तीसरी चीज है कि लोरियां सुनाओ उसको। अब ये बड़ा ओल्ड फैशन, ओल्ड थॉट लगेगा ये कि लोरी क्या सुनाए, लेकिन आई टेल यू, एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाना शुरू करे अगर, और लोरी भी क्या होती है कि कई भाषाओं में होना चाहिए। हिंदी में भी है, आपकी जो मातृभाषा मान लो मराठी है, उसमें सुनाओ उसको। अब लोरियां भी देखो क्या है कि लोरियां भी यूट्यूब पे अवेलेबल है ना। पर दैट वोंट डू। लोरी होना चाहिए माँ की आवाज में। अब जरूरी फिर ये है कि माँ उसको सीखे पहले, गुनगुनाए साथ में, और फिर बच्चे को सुनाए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो लोरियां सुनाए। फिर ये जो श्लोक होते हैं और मंत्र होते हैं, जो
जैसे ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति। या ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। या जैन धर्म के हों अपन तो नमो अर्यंतणम नमो सिद्धणम नमो हरियाणम। ऐसे कई श्लोक है ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते, ये हम सब सुने हुए हैं हमारे। और ठीक है, देखो हमारे को एक मौका मिला है बच्चों के माध्यम से कि हम कुछ सीखें नया और हम कुछ इवॉल्व हो और फिर उनकी झोली में भर दें हम। तो अच्छे श्लोक सुनाएंगे तो ये श्लोक का जो उच्चारण होता है ये बच्चों के ना ब्रेन पे बहुत अच्छा असर करता है। तो देखो ये सब चीजें बिल्कुल भी कठिन नहीं है। प्लेइंग विद देम, स्टोरी टेलिंग, श्लोकाज एंड लोरी सुनाना उसको, लल्ले बीज सुनाना उसको, राइट। ये चार चीजें हैं। प्लॉस, PLOSS, मैंने इसको एक एक्रोनिम दिया है, प्लॉस। PL स्टैंड फॉर प्ले, O फॉर sorry, P stand for play, Lo for lories, S for stories and S for shlokas. So plos, और वो 5 T's था, है ना। तो अब क्या होता है कि जैसे मैंने पेरेंटिंग के वर्कशॉप लिए, तो कुछ मदर्स ने क्या किया कि कुछ समय से धीरे धीरे करके स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया। फिर 2 साल बाद, 1.5 साल बाद मैं उसी स्कूल में वापस गया। एक बड़नगर का स्कूल है हमारे, वो मिस्टर अंकित वोरा का, तो उनके वहां पे गया था मैं। अब तो कोविड के पहले मतलब 4 साल हो गए होंगे। फिर मैं 2 साल बाद फिर गया कि आपने स्टोरी सुनाना शुरू कर दी, क्या क्या कैसा अनुभव रहा आपका, हाउ डिड यू फील, व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन द चाइल्ड। तो उसमें से 3 मदर्स ऐसी थी कि वो नेशनल लेवल की स्टोरी टेलर्स हो गई, स्टोरी सुनाते सुनाते। अब वो दूसरे स्कूलों में और सब दूर जाती है और दे आर अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज नाउ थ्रू दैट। तो बिकॉज स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट। कितनी सुंदर आर्ट है आपका, कितना बढ़िया कम्युनिकेशन होना चाहिए। और बच्चों को सरल भाषा में सुंदर, अच्छे, इंटरेस्टिंग तरीके से आप कोई चीज सुना रहे हो। सो दैट इज हाउ यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एंड योर चाइल्ड। देखो बच्चे ने, हम बोलते ना कि एक बार क्या हुआ कि मैं बहुत कॉलेज में था शायद, तो पहले इंडिया टुडे आती थी मैगजीन, अब तो अपन ने मैगजीन सब बुलाना बंद ही कर दी। तो उसमें एक फुल पेज ऐड था एक रेमंड का। तो उसमें एक दादाजी थे, सफेद कुर्ते पजामे में एक दादाजी थे, और उनकी गोद में उनका पोता बैठा हुआ था। और एक कैप्शन लिखा हुआ था उसके पीछे कि मैं तुम्हें क्या सिखाऊं, व्हाट डू आई टीच यू, आई हैव गॉट अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू। मैं तुम्हें क्या सिखाऊं, मुझे तुमसे बहुत सीखने को बाकी है। तो ये बच्चों का भी ऐसा ही है, बच्चों को हम नहीं सिखाते, ये बच्चे हमको सिखाते हैं। बच्चों को हम बड़ा नहीं करते, बच्चे हमको बड़ा करते हैं। मैंने देखा है कि आप सब लोग इस बात से मेरे ख्याल से वो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उसको, कि जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं और बड़े होते हैं तो हम भी बहुत सुधरते हैं, हम भी बहुत इवॉल्व होते हैं, हमें भी बहुत पेशेंस आता है। उनको देख के हमने उनको एक झपट मार दिया मान लो, चलो गलती से, है ना, वो रो दिया, 2 मिनट बाद वापस से आपकी गोद में आके बैठ जाता है। और हमको किसी ने जरा सा कुछ बोल दिया तो 4 दिन तक उससे बात नहीं करते हैं हम, मुंह चढ़ा के घूमते रहते हैं हम, इतना ईगो रहता है हमें। तो वो बच्चा आपका ईगो डाइल्यूट करता है, वो सिखाता है कि देखो ईगो क्या होता है, ये तुमने मुझे मारा ना, तो फिर से तुम्हारे पास में आ गया। आई डोंट कीप एनीथिंग इन माई हेड, सब, है ना, आई मूव ऑन। तो मैंने अपने बच्चों से सीखा मूव ऑन, और कई चीजें सीखी ऐसी, मतलब इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। सो मैंने थोड़ी सिखाया उसको, मैं सीख रहा हूँ भैया बच्चों से। तो सबसे पहले तो गलतफहमी निकालते हैं हम कि ये पेरेंट्स बच्चों को कोई बड़ा कर रहे हैं, ये भूल ही जाना चाहिए हमको। वी आर जस्ट बायोलॉजिकल पेरेंट्स, वी आर जस्ट द मीडियम टू ब्रिंग दैट चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड। बस, इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ा हमने तीर नहीं मार लिया उनको लाके, ये समझना चाहिए हमको, है ना। यस। बिल्कुल सर, जैसे जैसे आप चीजों को यहाँ पर बता रहे थे, समझा रहे थे, सारी चीजें जो है बिल्कुल आंखों के सामने वो चल रही थी कि क्या क्या मिस्टेक्स बीइंग अ पेरेंट अमूमन हर कोई करता है। और ये जो 5 T's के जो आपने कॉन्सेप्ट बताए, उसमें से हर एक पेरेंट, जितने को मैंने देखा है और सुना है, सभी ये मिस्टेक करते हैं। और जो आपने चीजें करनी चाहिए, प्लॉस का जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, और उससे हम कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। और उसके लिए हमारे और बच्चे के बीच में जब कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, हम वहां पर एक डिजिटल स्क्रीन लगा दे रहे हैं
कि भाई आप तुमको जो भी चाहिए वो तुम इस स्क्रीन से मांगो, यहीं से तुमको सब चीज मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा हम क्राइम कर रहे हैं। मैं इसको कहना चाहूंगा कि भाई ये बहुत बड़ा क्राइम है और इसका जो खामियाजा जो है हमको ही भुगतना पड़ेगा आने वाले फ्यूचर में। तो बिल्कुल सर, आपने बहुत ही वैलिड और बहुत ही क्लियर बातें यहाँ पर बताई है। अब सर मैं इसी चीज में कुछ और चीजें जानना चाहता हूँ इसमें, कि जैसे 5 T's वाला जो आपने कॉन्सेप्ट बताया, उसके आखिरी के जो 2 T's हैं, थ्रेटनिंग करना और टेम्पटिंग करना। जनरली हम देखते हैं कि भाई बच्चों को से अगर हमको कुछ काम कराना है या बच्चों को हमको कुछ मोटिवेट करना है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप जल्दी से खाना खा लो या आप जल्दी से दूध पी लो तो हम आपको ये देंगे, ठीक है, तो वो हम इनडायरेक्टली हम टेम्पटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा लॉजिक ये रहता है कि भाई थोड़ा सा उसको कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ रिवॉर्ड मिले। तो ये जो 2 T है लास्ट के, थ्रेटनिंग या फिर जब बच्चा शरारत करता है हमें उनको डांटना पड़ता है, और डांटने में भी जब वो नहीं मानता तो हमें कुछ ना कुछ उसे डर दिखाना पड़ता है कि भाई तुझे दरवाजे से बंद कर देंगे या ये कर देंगे। तो ये दोनों चीजें अगर हम नहीं करते हैं तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमको ये चीजें ना करनी पड़े, कि बच्चा आपका अपने आप दिस इज अ जी। दिस इज अ रियली वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड क्वेश्चन। शायद मैं उसको थोड़ा सा आई फॉरगॉट टू से अबाउट दिस। देखो होता क्या है कि ये जो भी चीजें हैं, देखो ये टोकना है या पांचों टीज अगर आप देखेंगे ना गहराई से, तो ये सब क्या है कि आई कॉल देम शॉर्टकट्स। ये शॉर्टकट्स हैं। देखो क्या है कि एक बच्चा मान लो कोई जिद कर रहा है, ठीक है ना, वो जिद कर रहा है कि मुझे तो ये टॉफी चाहिए, 5 टॉफी चाहिए मेरे को, है ना। तो शॉर्टकट क्या है कि ठीक है उसको दिला दो, खत्म, किस्सा खत्म। मतलब उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, दिला दो। और वो फिर भी जिद, हमको दिलाना नहीं है, राइट, दिलाना नहीं है हमको, और फिर भी वो जिद कर रहा है, तो एक टिका दो उसको झापट, या डांट दो जोर से, है ना, खत्म खेल, कुछ नहीं, आप एंड ऑफ एवरीथिंग। सो दिस इज अगेन अ शॉर्टकट। आप उसको धमका रहे हो, शॉर्टकट है ये। उसको आप लालच दे रहे हो, ये शॉर्टकट है। तो फिर लॉन्ग कट क्या है, तरीका क्या है? तरीका में चाहिए क्या, पेशेंस चाहिए। जो दूसरा उसका जो तरीका है, जैसे उसको कुछ खाना है ना, उसको उसको लेट से कि वो खाना नहीं खाता है, आप खाना खाने के चक्कर में आप क्या करते हो कि उसको दूध पिलाना है या कुछ भी खिलाना है, तो अपन क्या करते हैं उसको कि वी टेम्प्ट हिम कि तुम ये पी लो तो ये हो जाएगा। या उसको मोबाइल दे दिया तो वो देखते देखते उधर मोबाइल देख रहा है, इधर दूध पी रहा है वो, तो बस काम हो गया, आपका शॉर्टकट है। लेकिन उसका इसका लॉन्ग, इसका जो सही तरीका क्या है कि बच्चा खाएगा कब? देखो ये बहुत बेसिक चीजें रहती हैं सब, कोई किसी भी चीज में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम भी खाएंगे कब? जब भूख लगेगी। भूख कब लगेगी? जब एक फिजिकल एक्सर्शन करेंगे हम, तो अपने आप भूख लगेगी, बच्चा ढूंढता हुआ आएगा दूध को या रोटी के डिब्बे को। हम क्या करते हैं, उसको खेलने तो देते ही नहीं है। आजकल खेल कूद भी बंद हो गए ना, हम साथ में खेल रहे हैं उसके, और फिर हम उसको खाना खिला रहे हैं। तो भूख ही नहीं लगी, क्यूरियोसिटी ही नहीं है, तो लर्निंग का मजा ही क्या आएगा? भूख नहीं है तो भोजन का मजा ही नहीं आएगा। इसी तरह से बच्चों को भूख तो लगती ही नहीं है, और आप उसको बस दूध और ये और सब नई नई चीजें खिलाते जा रहे हो, है ना। और फिर आप क्या करते हो कि फिर उसको लालच देते हो आप, अरे उसको भूख तो लगवाओ, उसको खेलने दो उसको। तो दैट इज हाउ और हर चीज, जैसा कि अब आप उसको तुलना कर रहे हो, लेट से राइट, तुलना कर रहे हो कि बड़ा भाई तो खूब अच्छा पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते हो, ये क्या तरीका है? अब इसका कितना नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। पर आपने क्या, आपको लग रहा है कि जो लॉन्गर प्रोसेस है वो कठिन है वास्तव में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको बच्चे को समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं पढ़ रहा है, इसका पढ़ने में इंटरेस्ट है कि नहीं है। या स्कूल में जाके देखें कि ये टीचर में तो कोई गड़बड़ नहीं है, या तो टीचर इससे ढंग से बात नहीं करता, या व्हाट। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आई टेल यू अ वेरी गुड एग्जांपल, उससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अपने बच्चे के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी हमारी, करीब 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं ये। तो वहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग का तरीका भी ऐसा था कि जो टीचर है सामने बैठते थे, दोनों पेरेंट्स सामने बैठे हैं, बच्चा साइड में बैठा हुआ है ना। थोड़ी बातचीत होती थी, फिर बच्चे को फिर हटा देते थे। तो बच्चे, देखो पेरेंट टीचर मीटिंग होना क्यों चाहिए, क्योंकि बच्चे के विषय में दोनों मिल के सोचें, स्कूल और पेरेंट्स,
तो बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट हो। दैट इज द सोल रीजन बिहाइंड या पर्पस बिहाइंड द पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। अब जैसे कि आजकल क्या होता है कि आई फील वेरी बैड अबाउट इट कि इट इज मेनली अ कंप्लेनिंग प्लेटफॉर्म। टीचर भी कंप्लेन करता है बच्चों के बारे में और पेरेंट्स भी बच्चों के कंप्लेन करते हैं, और हासिल कुछ होता नहीं है। तो उस समय क्या हुआ कि हमारा जो टीचर बोल रही है ये हमसे कि आजकल कुछ पलाश में कुछ ऐसा अलग अलग एक चिड़चिड़ापन आ गया है उसमें। पलाश नाम है मेरे बेटे का। तो और क्या होता है कि कई बार ये पढ़ते, जैसे क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं तो एक खिड़की की तरफ चला जाता है, कुछ बाहर देखता रहता है ये। इसके इसका मन भी लगता नहीं है। तो हम बोले अच्छा। फिर उसने पूछा, उस पलाश को तो हटा दिया उन्होंने। फिर हमसे पूछा उसने, टीचर ने, कि आजकल आप दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या मतलब आप आपकी आपस में कोई अनबन होती है क्या, या कुछ प्रेम से रहते हैं, या उसके सामने ही कुछ बातचीत हो जाती है। तो आप बात नहीं मानेंगे कि हम बिल्कुल हिल गए हम कि, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हम दोनों में कुछ खटपट होती थी बहुत, किसी बात को भी लेके। मैं चिढ़ जाऊं, वो चिल्ला दे। अब उस चिल्लाने का असर किस पे हुआ? बच्चे पे हुआ। वो मतलब कॉज ये है और इफेक्ट क्या हुआ कि वो बच्चा गुमसुम हो गया कि मेरे पेरेंट्स कैसी बातें करते हैं आपस में, कैसे रिलेशन है इनके। उसके उसके बाल मन पे कितना बुरा असर हुआ उसका। ठीक है ना? तो अब फिर फिर उसको रिवाइंड किया। फिर हम दोनों ने आपस में बातचीत की और अपने डिफरेंसेस को अलग करके और फिर अच्छी जिंदगी शुरू की वापस से। फिर हम अच्छे बने और फिर हमारा बेटा भी अच्छा बन गया। वो भी पढ़ने लगा, अच्छा ध्यान देने लगा, फोकस करने लगा। तो दिस वॉज द लॉन्गर पाथ है। मतलब सोचो, वो टीचर टीचर क्या बोलता, इसका मन नहीं लगता पढ़ने में, इसको थोड़ा सा आप ढंग से आप खुद बैठ के पढ़ाओ इसको। आप बैठिए पास में और घर पे होमवर्क कराओ इसको। अब would it have been a solution? Tell me. Not at all. It would have been a shortcut once again. है ना? तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं, ये इनसे बचना है हमको। जो जब जिस किसी भी समस्या को अगर जड़ से दूर करना है तो उसकी जड़ में जाना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। और चूंकि ये रास्ता कठिन होता है तो हम सरल रास्ते अपना लेते हैं, बस ये समझने की बात है। कोई, क्योंकि बच्चों की परवरिश है ना, इट इज एक बिल्डिंग अ नो फ्यूचर, बिल्डिंग अ न्यू लाइफ। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है ना। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत क्रिएटिविटी रखना पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है कि ये ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, है ना? तो ये सब शॉर्टकट से बचना पड़ेगा हमको। राइट? आई होप आई गेव योर आंसर। 100% sir, 100% complete answer you have given here. इसी से सर एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ पर रेज कर रहा हूँ, जो कि करंट टाइम की बहुत ही बड़ी और ब्लेजिंग प्रॉब्लम है, जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, आपने बताया कि शॉर्टकट्स हम अपनाते हैं, तो शॉर्टकट्स के पीछे भी एक प्रॉपर प्रैक्टिकल रीजन होता है। अब पेरेंट्स अगर वर्किंग है, कई बार आप देखते हैं कि भाई बहुत से लोग जो वर्किंग है उनको घर में भी आके काम करना पड़ता है, या फिर अगर मदर वर्किंग है तो मदर को खाना भी बनाना है, उसको घर की देखभाल भी करनी है, बच्चे की भी देखभाल करनी है, और अगर बच्चों को एंगेज करने के लिए अगर उन्होंने किसी बाई को लगाया है या किसी मेड को रखा है तो उसको भी मॉनिटर करना है। तो सारी चीजों के लिए फिर वो उतना पेशेंस नहीं रह पाता कहीं ना कहीं पर। तो उसके लिए फिर क्या शॉर्टकट्स अपनाए जाते हैं कि भाई लो, अगर खाना खिलाना है तो हमने मोबाइल फोन दे दिया कि लो भाई गाना देखो या फिर वीडियो देखो और उसके साथ में आप खाना खा लो। दूध पीने के साथ में भी ऐसा ही हो गया। खेलने के लिए भी उतना समय नहीं हो पाता है अमूमन, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अगर लेट आ रहे हैं ऑफिस से, तो उसके बाद में फिर कहाँ समय बचता है बच्चों के लिए। बच्चे भी बहुत जल्दी फिर सोने के सिचुएशन में आ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में बहुत ही प्रैक्टिकल है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीजें हो रही है। तो उसके लिए आप क्या सोल्यूशन जो है वो सजेस्ट करेंगे कि भाई कैसा एक ऐसा टाइम टेबल उनको सेट करना चाहिए, या फिर कौन सी एक्टिविटीज का पैकेज या सॉल्यूशन आप उनके लिए सजेस्ट करेंगे सर? देखिए, अपन सोचो कि अगर बीज को बोने के बाद माली थोड़ा सा भी
केयरलेस हो जाए या इनडिफरेंट हो जाए या कहीं चला जाए कि मेरे को तो दूसरे भी बहुत काम है, मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा, है ना। मेरा खुद का ही परिवार है, तो बगीचा देखना मेरा काम थोड़ी ही है। तो भाई बगीचा देखने का टाइम नहीं है तो फिर बीज क्यों बोया? मैं तो ऐसा मानता हूँ। देखो क्या होता है कि बच्चे को तो वक्त समय चाहिए माता पिता का, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू इट। कोई बाई या कोई डे स्कूल या कोई सुबह से हमने कहीं डाल दिया उसको, तो उससे मतलब नहीं होता नहीं। जो आप पेरेंट्स ही दे पाते हैं उसको, पेरेंट्स ही हैं वो जो उसके साथ अगर समय बिताएंगे। देखो समय तो सब मिलता है। देखो पेरेंट्स आप बने हो और आपको केवल 5 साल तक मेहनत करनी है, मैं कह रहा हूँ ये, तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा आपको। भैया देखो कमाने के लिए जिंदगी पड़ी रहती है, लेकिन कई कई मैंने देखा मदर्स को, फादर को, कि वो छुट्टी लेके जल्दी आते हैं। मैटरनिटी पैटर्निटी आजकल तो वो भी मिलती हैं, तो टाइम तो खूब देती है, सरकार भी देती है टाइम, ऐसे नियम भी बने हुए हैं, ऑफिसेज भी देते हैं। पर हम क्या करते हैं कि अपने फ्यूचर के, अपनी एस्पिरेशंस की दौड़ में, अपनी ड्रीम्स की दौड़ में बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा हम निग्लेक्ट करते हैं। फिर बाद में बहुत पछताते हैं कि क्या पता क्यों हो गया ऐसा, हमसे क्या भूल हो गई, हमसे क्या गलती हो गई। जो बनना तो कृष्ण था और बन गया दुर्योधन ही है। हम्म। या बनना था श्रवण कुमार, तो ये तो वृद्धाश्रम ले जा रहा है हमको, है ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है क्यों? क्योंकि वो हमने उस समय थोड़ी सी कहीं अपने ड्रीम्स की खातिर अपने बच्चों के परवरिश में गलती कर दी थी। ध्यान और टाइम देना पड़ता है। देखो टाइम सैटरडे, देखो आजकल तो सारे जॉब जैसे होते हैं कि सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है ना। और बाकी भी आप 7-8 बजे तक घर आ जाते हो, तो जब भी घर आते हो तो आप टाइम बिताओ ना बच्चों के साथ। जो जो मैंने कहा है कि भाई स्टोरी सुनाओ उसको, उसको ये कुछ अच्छे श्लोक सुनाओ उसको, उससे अच्छी बातें करो, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए। जैसे आपने बच्चों के साथ कोई सीरियल देख रहे हो या कोई अच्छी छोटी सी आपने बच्चों की मूवी देखी, उस पर डिस्कशन करो। आप जाते हो किसी होटल में, नो करना क्या, देखो बताऊँ आपको, मैं होटल में गए आप, तो हमेशा मेनू देख के और ऑर्डर करने में बड़ी परेशानी आती है। तो आप कभी बच्चे से बोलो कि चलो आज तुम्हारी पसंद की चीज बुलवाओ तुम, लेट हिम ऑर्डर। कहीं उसकी उसके लिए शॉपिंग करने गया, तो लेट हिम पिक हिज ओन टी शर्ट और हिज शर्ट और उसकी कलर, उसकी चॉइस, उसके जूते, लेट हिम पिक हिज ओन थिंग्स। ठीक है, आपको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ी है बिल्कुल, तो आप मना करो, वरना वरना उसकी चॉइस चलने दो ना आप। तो क्या किया आपने, ये उसकी चॉइस चली, मतलब ही इज नॉट डिसीजन मेकर। उसको मेन्यू देख के आपने ऑर्डर देने का कहा, तो ना देखो उसको लगेगा कि यार देखो आज ऑर्डर मैंने दिया है और सब लोग ये खा रहे हैं, है ना। मम्मी आई घर पे, मम्मी ने खाना बनाना शुरू किया, तो उसको प्लेटफॉर्म पे बिठाओ ना। वो आटे से खेलता है और आटे की लोई को गंदा करता है एक आधे को, और कुछ तो भी करता है, तो करने दो ना उसको। वो नमक मिर्ची के डिब्बे में हाथ डालेगा, कुछ खुशबू लेगा, कुछ करेगा, मिर्ची आंख में जाएगी, जाने दो ना। पर हाँ, ऐसा नहीं कि कचौरी तल रहे हो और उसकी कढ़ाई के पास में बिठा दिया उसको, ऐसा नहीं करना है। या तवे के पास में बिठा दिया तो वो तवे को हाथ लगा दे, ये तो सब करना ही पड़ेगा। पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि अपना काम करते हैं, उसको कोई अलग बिठा देते हैं। ऐसा नहीं, उसको अपने साथ में रखो, ही वॉन्ट्स टू बी विथ यू। तो ये कोई कठिन थोड़ी है। आप कुछ भी कर रहे हो तो रखो ना साथ में उसको। हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि यार सुबह से तो हम काम पे जाते हैं, अलग अलग जाते हैं, अभी पति मिला है मेरा, थोड़ी बहुत मोहब्बत की बातें करूं। फरवरी का महीना भी चल रहा है, वैलेंटाइंस मंथ भी है, और ये बच्चा गड़बड़ कर रहा है, इसको थोड़ा सा अलग हटाओ इसको। तो ऐसा नहीं चलता हम्म। है ना। थोड़ा तो हमको थोड़ा सा वी विल हैव टू स्पेयर टाइम फॉर, और स्पेयर टाइम करना मतलब कोई वो अलग से कोई प्रोजेक्ट नहीं है। वो जो हम कर रहे हैं उसके साथ करें बस। कहीं भी जा रहे हैं और उसके साथ एक्टिविटी करें तो अपने आप अच्छा होगा वो। ऐसा कुछ भी नहीं, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस। बस हमारे मन में होना चाहिए कि वी वांट टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम, जितना भी मिल रहा है मैक्सिमम टाइम उसके साथ स्पेंड करें, तो हो जाएगा वो। परफेक्ट सर, आपने जो टेक्निक्स जो बताई है फ्लॉस वाला, वो तो जो भी पेरेंट्स नहीं करते हैं उनको करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल से इन सब के पीछे साइंटिफिक और लॉजिकल भी बहुत सारे पहलू होंगे जो कनेक्ट करते हैं पेरेंट्स और बच्चों को। तो ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन आपने दिया सर। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल हम बच्चों में देखते हैं कि बच्चों में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ गया है, गुस्सा करते हैं, बात नहीं सुनते हैं, या बदतमीजी करते हैं कई बार। और ऐसे में कई बार पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एम्बेरेस फील होता है। तो कुछ लोग तो जैसा आपने बताया था कि भाई थप्पड़ ही जड़ देते हैं,
उसके बीच में थप्पड़ जड़ देते हैं। तो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना चाहिए सर? देखो, एक चिड़चिड़े हो गए हैं तो हुए क्यों हैं उसका रीजन भी वही मिलेगा। 1 2 3 4 5 साल की एज तक हमने जो किया होगा उनके साथ में, है ना, उन पे जी। गुस्सा किया होगा, या उनको उनकी जिद को माना होगा और अब नहीं मान रहे हैं जिद को, है ना। तो वो जैसे क्या होता है कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि बच्चा छोटा है तो वो क्या करता है, अच्छा टॉफी खाने की जिद करेगा वो, तो टॉफी दिलवा दी आपने। फिर गए कहीं गए आप तो उसने टॉफी मांगी या कोई पेस्ट्री मांग ली, कोई केक मांग लिया, वॉट एवर, वो दिला दिया आपने। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो एक टॉय मांगा, 2 टॉय मांगे, तो दिला दिया आपने। होता क्या है कि जब तक हमको लगता है कि हमारी पॉकेट इज परमिटिंग, तब तक हम उसको दिलाते हैं। जहां हमको लगे इसने कुछ बड़ी चीज मांग दी, वो तो बोल दिया कि मेरे को तो गियर वाली बाइसिकल चाहिए, ट्राइसिकल, कुछ भी चाहिए। अब हमको लग रहा है कि ये तो 10,000 रुपए की आती है, अब इसको जरूरत तो है ही नहीं। तब उसको मना करते हैं। अब शुरू से आदत कर डाली हमने उसको कि जो मांगा तेरे को मिलेगा, है ना, जो बोलते हैं ना अपन की, हम तो बच्चों को बिल्कुल भी हाँ से ना नहीं करते हैं। जो उसके मुंह से निकला तो उसके सामने हाजिर है वो। ऐसा नहीं होता है। अगर उस बच्चे के लिए उस समय, जैसे कि एक बात बताऊं आपको कि एक एग्जाम्पल हमारे सामने आया था कि बच्चा मांगता था पेंसिल, है ना, कि मेरे को पेंसिल चाहिए। अब पेंसिल तो कोई भी बोलेगा कि हाँ पेंसिल, तो पेंसिल का बॉक्स है, कलर पेंसिल से ले लो, ये तो दिला दिया हमेशा। पर उस हुआ क्या कि उसको पेंसिल की जरूरत है, ये तो देखो, डज ही रिक्वायर दैट पेंसिल। घर में पेंसिल रखी है, 4 4 पेंसिल के बॉक्सेस रखे हुए हैं, कलर्ड पेंसिल भी रखी है, स्केच पेन भी रखे हैं, क्रेयॉन्स भी रखे हैं, तो जरूरत तो है नहीं उसको, तो क्यों दिलाना। तो अपन को बोल सकते हैं उसको कि भाई तुम्हारे पास रखी है अभी, उसको यूज कर लो, फिर अपन देखेंगे। दूसरा एक एग्जांपल ये आता है कि एक बार क्या, एक बच्चे की पेंसिल कहीं गुम हो गई, छोटी सी पेंसिल थी, वो शार्प करते करते आधी हो गई वो, अब गुम हो गई वो। तो उसने बोला कि नई पेंसिल दिलाओ। तो हम क्या करेंगे नॉर्मली, कि हाँ ठीक है, पेंसिल 4 5 रुपए की आती, दिला देते हैं। लेकिन उन पेरेंट्स ने क्या किया कि पेंसिल तुमने कहाँ रखी थी भाई, ये बोले वहां रखी थी, तो देखो वही यहीं कहीं होगी, ये हटाया वो हटाया, कोई ड्रॉर खोला, ये देखा, तो देखा तो वो गद्दे के नीचे घुस गई थी वो पेंसिल। ढूंढ ली पेंसिल, वापस दे दी उसको। तो पेंसिल दिलाना तो बहुत सरल था, वही शॉर्टकट था वो पेंसिल दिलाना। पेंसिल को ढूंढना, इस ढूंढने के चक्कर में क्या हुआ कि बच्चा क्या समझा कि देखो किस हर छोटी चीज का इंपॉर्टेंस है ना, कि जब चीज की जरूरत होगी तभी मिलेगी वो, राइट। तो हम क्या करते हैं कि शुरू से उसको परवरिश ऐसी करते हैं कि तुम जो बोलोगे तुमको मिल जाएगा खट से, क्योंकि देखो वंस अगेन दिस इज अ शॉर्टकट। जेब में से 100 500 रुपए निकाले, उसको दिलाया, खत्म खेल, है ना। ऐसा नहीं, उसको जरूरत हो तो दिलाओ, 5,000 की चीज दिलाओ, और जरूरत नहीं हो तो 5 रुपए की चीज भी मत दिलाओ उसको। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको करते 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 उस स्टेज तक ले आते हैं कि जब वो 11वीं क्लास में होगा और आईफोन मांगेगा आपसे, iPhone 13 Pro 1,20,000 रुपए का, तब आप ना नहीं कर पाओगे। और तब आप ना करोगे तो वो ऐसा चिढ़ेगा या घर छोड़ के ही पड़ लेगा वो। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक उसको सब कुछ दिलाया है। तो उसके मन में क्या, उसके ब्रेन में क्या वायरिंग हुई है कि जो मांगा वो मिला, तो ये भी मिलना चाहिए। आप पहले से अगर ये संस्कार डाल के रखते हो उसमें कि तुमको जिस चीज की जरूरत होगी वो मिलेगा, तो वो समझता है इस बात को। तो दिस इज हाउ यू ब्रिंग अप द चाइल्ड, दिस इज हाउ यू रेज द चाइल्ड। तो ये देखो सब चीजें, ये जो बता रहा हूं मैं उसकी, सबको हम कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में है हमारे, लेकिन इसकी अवेयरनेस नहीं होती है कि ये कर दिया तो ये हो गया, ये कर दिया तो ये हो गया। कॉज एंड इफेक्ट बहुत प्ले करता है इसमें। वो चिड़चिड़ा हुआ है तो इसलिए हुआ है कि उसका कॉज कहीं उस बचपन 2 3 साल की उम्र में में आपने कुछ बिहेव किया उससे, उस कारण से वो उसमें ये चिड़चिड़ेपन का इफेक्ट आया है। तो जितना समय इसको चिड़चिड़ा बनाने में। हेलो सर, वेलकम बैक। यस। आपके साथ बातचीत इतनी सहज और इतनी सीमलेस चल रही थी कि समय का पता नहीं चला यहाँ पर। तो ये 45 मिनट्स का जो सेशन था वो तो वहाँ क्लोज हुआ। अब आपकी कुछ बात जो आखिरी की रह गई थी उसको आप कंप्लीट करिए, फिर हम इस सेशन को जो है कंक्लूड करते हैं। हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे थे वो थी कि अगर बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, उसमें अगर गुस्से की भावना बहुत ज्यादा आ गई है, बदतमीजी आगे करने लगा है,
तो उसके लिए सोल्यूशन अब वो हो चुका है, तो उसका सोल्यूशन क्या हो हम्म। सकता है? हम्म। अब तुम्हारे पास कितना टाइम है? सर 5-7 मिनट्स है सर। 5-7 मिनट्स। ठीक है, जी आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ मैं। उससे बिल्कुल। चीज ध्यान में आ जाएगी वो, है ना। जी क्या हुआ कि एक बार एक परिवार था, हमारे जान पहचान का ही परिवार है वो। तो उनमें बड़े मतलब सब 7-8 लोगों का परिवार है वो। एक बच्चा है उसमें, जो कि जिसकी एज करीब 13 साल है, 14 साल है, 14 years ऑफ एज। अब वो बच्चा क्या कि वो बच्चा बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा, बड़ा संस्कारवान, बिल्कुल सबसे अच्छे से बातें करता, सबका मतलब एप्पल ऑफ द आई ऑफ एवरीवन। पर क्या था कि वो अपनी मम्मी से अच्छे से बात नहीं करता था, सबका बिल्कुल लाडला। तो मम्मी भी उससे बहुत प्यार करती, पर वो मम्मी से बात नहीं करता था, अच्छे से बात नहीं करता था। अब क्या हुआ कि कुछ इसका रास्ता ढूंढना है कि क्यों करता है ऐसा, ये चिंता लगती है ना माँ को। तो किसी एक साइकेट्रिस्ट के पास गए, कोई कंसल्टेंट के पास गए, चाइल्ड कंसल्टेंट, साइकोलॉजी कंसल्टेंट के पास, कि ऐसा ऐसा है। तो बच्चे को लेके गए। उनको लगा कि बच्चे में समस्या है ना। तो यूजुअली होता क्या है कि कभी भी बच्चा जैसे कुछ ड्रग ले रहा है या कुछ मिसबिहेव कर रहा है, क्या किया, जो वो कंसल्टेंट थे उन्होंने बोला कि बच्चे को तो बाहर करो, और फिर पेरेंट्स को। सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आज इस स्किलफुल सैटरडे के जो एक्सपर्ट है मिस्टर शकल जैन, वो बहुत जल्दी हमारे साथ में अभी जुड़ने वाले हैं। यस, ही इज हियर। नाउ आई एम बैक। यस हाँ, ये कुछ हो गया था उसमें, सम होक्स वाज देयर। तो उसमें क्या हुआ, मैंने स्टोरी कहाँ तक सुनी आपने? सर, वो जो बच्चा है उसकी मदर से वो ठीक से बात नहीं करता था। अब वो उस साइकोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, तो हाँ। बच्चे को बाहर कर दिया जाता है, हाँ, और ठीक उसके है। बाद में बात चलती है। जी उसके बाद बात चलती, तो उन्होंने पहली बात ये बोली कंसल्टेंट ने कि बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये बच्चे की गलती तो है ही नहीं, इसलिए हमने बच्चे को सबसे पहले अलग कर दिया। कहीं ना कहीं समस्या अपने में है ना। तो सबसे पहली बात समझने की तो यही है कि वो चिड़चिड़ा है, वो रेबेल है, वो डरपोक है। तो कहीं ना कहीं गलती हमसे हुई है, अब इस गलती की जड़ तक पहुंचना है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया वो मदर से कि आपका जरा कुछ आपके बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि कहाँ आप, आपका बचपन क्या था, और आप क्या, कहाँ, कौन सा परिवार की हैं। टेल समथिंग, स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट योर सेल्फ। तो उस माँ ने बोलना शुरू किया कि मैं एक बहुत पढ़े लिखे परिवार से हूँ। हमारे डैडी आईएएस ऑफिसर, और हमारी मम्मी ये थी, और शी वॉज द प्रिंसिपल इन अ स्कूल। फिर मेरे चाचा ये थे, मेरे वो थे, हमारे घर पे 3 सीए हैं, ऐसा ऐसा करके वेरी लर्नेड, वेरी वेल एजुकेटेड फैमिली भी है। तो डॉक्टर ने बोला कि तो फिर आप क्या है, आप भी कुछ प्रोफेशन में है? बोले नहीं, मैं जब कॉलेज में थी तब मेरी इच्छा थी कि मेरा ड्रीम था कि मैं एक बहुत अच्छी सीए बनूं, फाइनेंशियल एडवाइजर बनूंगी उसके बाद में। पर क्या हुआ कि माता पिता शादी की ढूंढते रहते हैं, लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो अच्छा लड़का मिल गया, मिलवाया। तो मुझे भी लगा कि हाँ अच्छा है सब कुछ, तो शादी कर लेते हैं। और शर्त हमने ये रखी थी कि शादी के बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी,
ताकि मैं सीए या मैं जो भी अपना ड्रीम है उसको पूरा कर पाऊंगी मैं। अब शादी हो गई, घर हमारा अच्छा था, जो नया मेरा ससुराल है अच्छा है। पर क्या हुआ कि कुछ समय बाद मेरी जो सास थी अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ गई, है ना। तो पढ़ाई तो ठीक है, अब कोई एकदम से पढ़ाई तो शुरू नहीं होती एकदम से। फिर क्या हुआ कि अ, जो है सामाजिक प्रेशर होते हैं और सब होते हैं, उसमें बच्चा हो गया ये ना जो बाहर बैठा है अभी। आई गेव बर्थ टू अ चाइल्ड। फिर उसकी परवरिश में लग गई। अच्छा, बस बोले ऐसा हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि और कुछ याद करो कि जब बच्चा छोटा था तब आप कैसे उसको क्या बातें करती थी उससे, कुछ कहानियां सुनाती होंगी या कुछ मालिश करते नहलाते हो या क्या क्या, या आप क्या आया रखी थी आपने या क्या किया था आपने। तो उसने बोला कि बच्चा रोता था कि आपका, या हंसमुख था क्या था। तो उसने बोला कि बच्चा रोता तो था, ठीक है सब बच्चे रोते हैं, लेकिन वो जब भी रोता था या कुछ बात सुनता नहीं था तो मैं उससे बोलती थी कि यार बेटा तू रोता क्यों है, मैं रोई क्या, मैं सीए नहीं बन पाई मैं रोती थी क्या। या या उसकी मालिश कर रही तो बोल बोल कई बार बोलती थी मैं उससे कि देख बेटा बड़ी मेहनत से तू मतलब तू तू आया है, तेरे कारण से तो मैं सीए नहीं बन पाई, और तू ऐसे रोता है परेशान करता है अपनी माँ को। बस उस कंसल्टेंट का काम हो गया। उस कंसल्टेंट ने बोला फिर बाद में कि ये आपकी जड़ जड़ है ये। आप, बच्चा तो 2 साल का है 1.5 साल का है, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में ये चीज रजिस्टर हो गई है कि उसके पैदा होने के कारण से आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाई हैं। आपका ड्रीम अनफुलफिल्ड है, अनरियलाइज्ड क्यों है, क्योंकि ये पैदा हो गया। आपने तो बोला, खेल खेल में बोला, या आपके मन में जो पीड़ा होगी आपने व्यक्त कर दी और उसको आपको लगा कि ये क्या समझेगा। पर हमने जैसे देखा था इस सेशन के पहले कि 5 साल तक का बच्चा सब सुनता है, सब याद रखता है वो, और वो बच्चा आज तक उन चीजों को याद करता है। और उसके मन में एक गिल्ट है कि मेरे कारण से मेरी माँ अपना सपना पूरा नहीं कर पाई है, इसलिए आपसे बात नहीं कर पाए। अब बोलो आप कि कहाँ की चीज और कहाँ आके अटकी है वो। सो यू नो ये बहुत एक 2+2 4 या कोई ऐसा मैट्रिक्स एलजेब्रा का मैट्रिक्स नहीं है ये। जो भी बच्चा, कोई 16 साल का बच्चा अगर ड्रग्स ले रहा है कॉलेज में जाके, तो मेरा दावा है कि उसका 4 साल की उम्र में आपको उसने कुछ सिगरेट पीते हुए या सब दोस्तों के साथ कुछ करते हुए देखा होगा, या किसी मूवी को देखते हुए आपने कोई ड्रग ले रहा होगा तो उसके उसके बारे में कुछ अच्छी बात कर दी होगी। उसके मन में यह था कि ये ड्रग्स लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। सो यू नो, आप किसी भी चीज की देखेंगे जड़ तो वही निकलेगी। और फिर उस जड़ के को दूर करने के लिए आपको फिर उससे बहुत प्रेम से, अच्छे से, रेस्पेक्टफुली तरीके से बात करते करते और फिर उसकी सारी चीज को दूर करना पड़ेगा, वो अपने आप दूर होगी। बच्चा, मैं कहता हूँ कि 18 साल का बच्चा अगर ड्रग भी लेता है, आपने उस पर भरोसा किया, आपने उसको प्रेम से फिर से अपनाया, उसको झिड़का नहीं, उसको डांटा नहीं, उसको मारा नहीं, कुछ नहीं किया, बड़े प्रेम से उसके साथ रहे, उसके साथ टाइम बिताया ना, तो मेरा दावा है कि साल 1.5 साल के अंदर वो ड्रग्स भी छोड़ देगा वो। पर आपको उस पर विश्वास, क्योंकि देखो अल्टीमेटली यू आर द रीजन फॉर इट, एंड यू हैव टू बी द रीजन फॉर हिज रिहेबिलिटेशन वंस अगेन। बच्चे का तो कोई दोष ही नहीं है इस दुनिया में, बच्चे का कोई दोष नहीं है। बस ये समझने की बात है, एंड दिस इज पेरेंटिंग आई सपोज, है ना। तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारा इस दुनिया में बच्चे के जीवन में। सो वी हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस अबाउट इट, है ना। अपने आप को बहुत सुधारना पड़ता है, अपने आप को बहुत इवॉल्व करना पड़ता है ना। अपने आप को बहुत पेशेंस वाला, टॉलरेंट, अपने आप को बहुत मृदुभाषी, सब कुछ सच बोलने वाला। देखो देखो, सोचो सही कि अपने बच्चे के कारण से हम कितने अच्छे बनते जा रहे हैं। ये तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज है ये तो हम जितने अच्छे बनेंगे उतना अच्छा हमारा बच्चा बन जाएगा। बस हम चिढ़ेंगे तो बच्चा भी चिढ़ेगा, हम झूठ बोलेंगे वो भी झूठ बोलेगा। सो बस वो जैसा उसको देखना चाहते हैं हम वैसे ही बन जाए हम, तो काम ही हो गया हमारा, राइट। वंडरफुल सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया, समझाया। सर एक लास्ट पॉइंट आपसे मैं पूछूंगा यस। कि पेरेंटिंग के पूरे दौरान में जैसा हम चाहते हैं अपने बच्चे से वैसा ही हम उसके सामने प्रेजेंट करें। एब्सोल्युटली। अगर हमें अपने बच्चों का अगर फ्रेंड बन के रहना है, तो एक बात आती है कि भाई हम एक फ्रेंड की तरह रहे उससे, ताकि बच्चा
अपनी सारी बातों को हमसे शेयर करे और हम भी उससे शेयर कर पाए, तो इस बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर? देखो बहुत सिंपल आंसर है इसका कि दोस्तों के साथ क्या करते हैं हम। दोस्तों से जैसे रहते हैं वैसे बच्चे के साथ रहना है ना, उसको खूब लिबर्टी देना, फ्रीडम के साथ रहना, अच्छे से बातें करना, उसको थॉटफुल बनाना, उस पर कोई चीज थोपना नहीं। देखो दोस्तों पे कोई चीज थोपते हैं कि हम कुछ नहीं थोपते हैं। बच्चों को जैसे मैंने कहा कि बच्चों को ऑर्डर देने दो, बच्चों को चॉइस करने दो, बच्चों को जैसे कहीं घूमने जाना है तो बच्चे से ही बोलो कि तुम ही प्लान करो कहाँ जाना है। भले 4 साल 5 साल का बच्चा होगा ना कहीं वो ढूंढ लेगा नेट से अब ये 4 चीजें हैं, यहाँ चलते हैं अपन, लद्दाख चलते हैं, या ये वहां चलते हैं अपन, द्वारका चलते हैं, वट एवर। वो सब चीजें नोट करेगा वो कि मेरे पिताजी की चॉइस क्या है, मम्मी की चॉइस क्या है, क्या पसंद है, एवरीथिंग वो सब एनालाइज करके एंड ही कम आउट विद अ सॉल्यूशन। तो उससे दोस्तों दोस्तों जैसा व्यवहार, मतलब उसको देखो ये सब चीजें जो मैंने बताई कि जो नहीं करना जो करना, ये करते जाओगे तो अपना आप दोस्तों जैसे ही तो व्यवहार होगा उस पे, है ना। और 3 चीजें और आती है इसमें, एक और मतलब बहुत छोटे से मैं कहूंगा मैं, कि प्रेम और विश्वास और सुरक्षा, है ना। प्रेम सुरक्षा और विश्वास। तो आप उससे खूब प्रेम करोगे तो वो दोस्ताना है, उस पर विश्वास करोगे तो दोस्त पे हम कितना विश्वास करते हैं, है ना। जैसे हमारा एक फ्रेंड है, आनंद करके एक फ्रेंड है हमारा। वो क्या था कि वो जब स्कूल में था तो उसकी कुछ उसके ऐसी वो पड़ गई संगत कि वो सिगरेट पीने लग गया। 30 35 साल पहले, 40 साल पहले की बात होगी, है ना। अब उनकी मम्मी से किसी ने शिकायत कर दी कि आनंद तो आजकल सिगरेट पीता है। तो उनकी उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं ये तो हो नहीं सकता, पी नहीं सकता वो। अरे बोले मैंने पीते हुए देखा है उसको गली में, वो रोहित के साथ पीता है सिगरेट, आप बोलते नहीं पीता है। बोले नहीं पी नहीं सकता वो। अब ये आनंद चौहान घर पहुंचा तो वो जो लेडी थी पड़ोस वाली वो भी पहुंच गई। बोले देखो ये सिगरेट पी इसने, देखो आप। तो उनके सामने फिर से बोला उसने, आनंद के सामने ही, कि नहीं पी नहीं सकता है सिगरेट। अब सिगरेट तो पी है उसने, लेकिन मेरे फ्रेंड ने वो बताता है, आज भी बताता है मुझे कि जो मेरी मम्मी का विश्वास था मेरे पे कि ये पी नहीं सकता, और मैंने उनके विश्वास को तोड़ा है। वो इतना विश्वास करेगी और मैं उनके विश्वास को तोड़ रहा हूँ। बोले उसके बाद से सिगरेट नहीं पी मैंने सकल। बहुत छोटा था मैं, पर मेरे को लगा कि मेरी मम्मी का विश्वास तो मैं नहीं तोड़ूंगा यार। तो विश्वास बहुत सारे काम कर जाता है। विश्वास करना चाहिए हमको, भले मालूम है कि कर रहा है ये, पर विश्वास करेंगे और उसके लिए ठीक है, उसके लिए कोई रेमेडी करेंगे अपन, पर विश्वास तो करना पड़ेगा अपने बच्चे पे, है ना। कई लोग क्या करते हैं देखा मैंने कि आजकल अपने बच्चों के गाड़ियों में वो लगाते थे जीपीएस, ये जानने के लिए कि झूठ बोलता नजर कहाँ कहाँ जाता है, और बताता है कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ और ये हूँ, जाता कहीं और है। तो सोचो ये कितना अविश्वास है। और अगर एक बच्चे को मालूम पड़ जाए कि मेरे बाप ने मेरे गाड़ी में जीपीएस लगाया हुआ है, तो सोचो आप, वो तो मतलब गया, हाथ से गया ना, खत्म हो गया वो तो यू हैव टू ट्रस्ट योर। और यहीं पे एक एग्जांपल बड़ा अच्छा आता है, जो ये राधा ये कृष्ण का और यशोदा मैया का। यशोदा माँ छोटा छोटे कृष्ण, बाल कृष्ण, मक्खन भी खा लिया तो विश्वास के ये मक्खन खा ही नहीं सकता, मुंह पे माखन लगा हुआ है, मुंह पे माखन लगा हुआ है, हाथों में माखन लिपटा हुआ है, और वो बोल रहे कि ये माखन माखन चोर नहीं, चुरा नहीं सकता है ये, जबकि साफ दिख रहा है कि क्लियर कट। तो यशोदा माँ का विश्वास देखो आप अपने कृष्ण पे। तो यही सब, यही दिस इज हाउ यू बिकम फ्रेंडली, है ना। उसको डांट भी रहे हो तो मन में लग रहा है, मतलब मन में ये आना चाहिए कि यार ये अपना फूल जैसा बच्चा है। मतलब वास्तव में जैसे हम लोग भी, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा भी हो गया हो, तो दोस्ताना व्यवहार अपने दोस्तों से जैसा करते हैं वैसा करें बस। हर चीज का ध्यान रखें, उसका उसकी मदद करें, उसको उस पर पूरा विश्वास करें, तो अपने आप होता है वो देखो। पर एक बात बताओ कि ये टाइम जो है ना इतना कम है, इसके बारे में तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, स्टोरीज हैं, लाइव जो एक्सपीरियंसेस हैं मेरे। तो हर चीज का एग्जाम, मतलब मैं आपकी स्टोरी सुनाऊं तो हर चीज का आंसर मेरे पास एग्जाम्पल्स में छुपा हुआ है। बट टाइम कम है, तो फिर कभी और मिलेंगे तो और बातें करेंगे इसमें, या किसी और को कुछ पूछना हो, कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो बच्चों से कंसर्न, तो आई कैन डेफिनेटली गिव अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन टू दैट, इफ एनी वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स और एनी वन वांट्स, तो वी कैन डेफिनेटली फाइंड अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम, राइट। 100% सर।
या बिल्कुल आपने सही बोला कि भाई समय जो है बहुत ही ज्यादा कम लग रहा है यहाँ पर। ये टॉपिक इतना वास्ट है और आप यस इतने सहज तरीके से और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आप समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं ना, तो उससे तो सर बिल्कुल ये स्क्रीन से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी समय की एक मर्यादा है हमें। सेशन के हम बिल्कुल कंक्लूडिंग रिमार्क की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, आज इस स्किलफुल सैटरडे के एपिसोड नंबर 2 में हमने इंटरेक्ट किया सकल जैन साहब से, जो कि एक पेरेंटिंग कोच है, कम्युनिकेशन स्किल कोच है, पेशे से इंजीनियर हैं और उन्होंने बहुत से लगभग 20,000 से ज्यादा परिवारों को, टीचर्स को पेरेंटिंग की इन्होंने कोचिंग की है। साथ ही जो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो टूल्स और टेक्निक्स डिजाइन होती हैं, उसमें बहुत बड़ा इनका हाथ रहा है। लगभग 3,500 से ज्यादा टूल्स टेक्निक्स के डेवलपमेंट में इन्होंने एक्टिव भूमिका यहाँ पर निभाई है। और आज के इस सेशन में हमने पेरेंटिंग स्किल्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जो पेरेंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ से इवॉल्व हुआ, कौन कौन से हम रॉन्ग स्टेप्स लेते हैं पेरेंटिंग के समय, और कौन कौन से अच्छे स्टेप्स या रेमेडीज क्या क्या हो सकती है। बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आ गई है उसके सॉल्यूशन, हर एक के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, हमें उसके रूट कॉज की तरफ जाना है। और एक बात, अगर हम पूरी बातों का अगर हम सम अप करें, तो हमें एक चीज समझना है कि बच्चों में अगर हम कोई प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बच्चों में अगर कोई हमें डिस्क्रिपेंसी दिख रही है, कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो उसका कहीं ना कहीं जो रूट कॉज है वो पेरेंट्स हैं, और हमें अपना इंट्रोस्पेक्ट करना है और उसके बाद में हमें उसके सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ना है। और सॉल्यूशंस अवेलेबल है, हम समय पे बच्चों को समय दें, और जहां पर अगर हमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम सकल सर जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम सलाह ले सकते हैं। वो हमें बहुत ही सहज तरीके से इसके सॉल्यूशंस बता सकते हैं, और हम अपनी जो लाइफ है, अपने बच्चों की लाइफ है, अपने पेरेंटिंग की जो एज है, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम निभा सकते हैं। तो सर, आज के इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपना समय देने के लिए ब्लूप्रिंट की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और बहुत ही जल्द आपका जो एक प्रॉपर वर्कशॉप कराने का मन है मेरा, और हम ब्लूप्रिंट की टीम की तरफ से आपका एक प्रॉपर जो है 3 घंटे का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे बहुत ही जल्दी। तो सभी इनवाइटेड रहेंगे उस चीज के लिए। और एक बार फिर से मैं सकल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।